हम सभी लोग खेती करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मिट्टी में क्या क्या तत्व होते हैं और फसलों के लिए मिट्टी में क्या होना चाहिए? इन सभी की जानकारी अगर हम सभी को होगी तो हम अपने खेतों में अच्छी फसल उगा सकेंगे। ये जानकारी जो है हमने उत्तराखंड के जैव औद्योगिक प्रौद्योगिकी केंद्र नैनीताल से जारी लेख से ली है। तो दोस्तों, आज हम मिट्टी और फसलों को किन तत्वों की आवश्यकता होती है और कैसे हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, हमारी फसलें मिट्टी पर आधारित होती हैं, लेकिन आजकल कई लोग बिना मिट्टी के भी खेती कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर हम लोग जो है मिट्टी पर ही खेती करते हैं और बरसों से खेती करते भी आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। और जिनको जानकारी है इसके बारे में, वह लोग नौकरी चाहते हैं या करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वह खेती करते हैं। इसी कारण हमारा किसान खेती में कहीं ना कहीं पिछड़ा है। तो किसान भाई, हम लोगों को मिट्टी के बारे में जानने की ज़रूरत है और इसमें फसलों में क्या क्या तत्व होते हैं, क्या मिट्टी में ये तत्व होते हैं और कैसे हम इनको तत्वों को उसमें बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारी फसलें अच्छी हों, इन सभी के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। किसान भाई, मिट्टी की उत्पादकता का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें जैविक पदार्थ यानी कि कार्बनिक तत्वों की मात्रा कितनी है। एक अच्छी जैविक मिट्टी में 5% तक कार्बनिक पदार्थों का होना आवश्यक है। कार्बन पदार्थ का मतलब होता है कि कंपोस्ट खाद, फसल अवशेष आदि जितने ज्यादा खेतों में होंगे उतना ही हमारा खेत अच्छा होता है और हमारी फसलों के लिए बेहतर होता है। मिट्टी के अंदर आदर्श तापमान एवं आर्द्रता उपलब्ध होने पर प्रचुर मात्रा में जैविक पदार्थों की उपस्थिति और कई प्रकार के सूक्ष्म जैव और रासायनिक क्रियाएं सतत रूप से संपन्न होती रहती हैं। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, फफूंद, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ आदि जो है इनकी संख्या तीव्रता में वृद्धि होती रहती है। इन सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता और जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्रकृति में विभिन्न स्रोतों से आवश्यक पोषक तत्वों घुलनशील अवस्था में पौधों को उपलब्ध होते रहते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म जीवों की खेती में जरूरत होती है। इसके लिए मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों के प्रजनन एवं क्रियाशीलता को बढ़ाने हेतु यथासंभव कोशिश की जानी चाहिए ताकि मिट्टी की ऊपरी सतह को सूर्य के सीधे ताप से बचाया जा सके। पेड़ पौधों की सूखी टहनियों, पत्तियों और पूर्व फसलों के अवशेषों का उपयोग कर मिट्टी के सतह को आच्छादित रखने की कोशिश की जाती है। यदि ऐसा संभव ना होने पाए तो मुख्य फसल के साथ कई प्रकार की सहायक आच्छादन फसलें उगाकर मिट्टी की सतह को आच्छादित रखा जाता है। जैसे गन्ने के साथ लोबिया, उड़द या मूंग, मक्की के साथ खीरा, गेहूं के साथ सरसों या मसूर और चने के साथ अलसी इत्यादि को उगाया जाता है। मिट्टी को आच्छादित यानी ढक कर रखने की प्रक्रिया को मल्चिंग यानी कि आच्छादन कहते हैं। दोस्तों, कृषि सिद्धांतों के अनुसार किसी भी पेड़ पौधे के समुचित विकास हेतु लगभग 20 प्राकृतिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन तत्वों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला भाग जो है इसका मूल तत्व, जिसमें कि होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दूसरा भाग है आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और तीसरा भाग है गौड़ तत्व। गौड़ तत्व में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और इसके बाद आते हैं सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व यानी कि तांबा, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, बोरान, मेलिबिडिनम, सिलिकॉन और वेडेनियम, सोडियम और कोबाल्ट आदि। और ये सभी तत्व जब खेतों में उपलब्ध होते हैं तो हमारी फसलें काफ़ी अच्छी होती हैं, उनका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए हम एक एक करके इनका क्या काम है और पौधों में कैसे ये काम करता है और साथ ही ये कैसे जो हमारे तत्वों को उपलब्ध कराया जाना है, हम इसके बारे में जानते हैं। तभी हम आप अच्छी खेती कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप इसकी जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि जानकारी लेंगे तभी आपको पूरी खेती के बारे में जानकारी होगी। क्योंकि अभी तक आप खेती करते हैं, लेकिन ये जानकारी ले लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं मूल तत्व के बारे में। तो किसी भी पौधे का रासायनिक विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें 98.6% कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है।
यानी कि जो पहला भाग होता है उसमें 98.6% हिस्सा होता है, जबकि अन्य आवश्यक गौण और सूक्ष्म तत्वों का प्रतिशत 1.4% ही होता है। तो दोस्तों, कार्बन का मूल स्रोत जो होता है वायु होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायु में स्थित कार्बन ऑक्साइड का संश्लेषण कर पौधे की हरी पत्तियां कार्बन को ग्रहण करती हैं तथा ऑक्सीजन को हवा में वापस छोड़ देती हैं। पेड़ पौधों में 45 से लेकर 55% तक कार्बन की मात्रा होती है। इनकी सूखी पत्तियां, डंठल तथा खाद्य श्रृंखला के पेड़ पौधों पर निर्भर जीव जंतुओं के अवशेष कार्बन यानी कि अंततः मिट्टी में मिल जाते हैं या मिलाए जाते हैं। इस तरह से मिट्टी में कार्बन जमा होता है, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रमुख स्रोत जल है, जो मुख्यतः पौधों की जड़ों के माध्यम से मिट्टी से प्राप्त होता है। पौधा अल्प मात्रा में वायु में स्थित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग करता है। दोस्तों, मिट्टी में स्थित कार्बन जो होता है वो पौधा उपयोग नहीं करता, लेकिन ये कार्बन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं प्रजनन हेतु बहुत ही आवश्यक है। सामान्यतः 10 किलोग्राम कार्बन में 1 किलोग्राम सूक्ष्म जीवों का भोजन होता है। यदि मिट्टी में 100 किलोग्राम सूक्ष्म जीव क्रियाशील होते हैं तो आपको मालूम है कितना कार्बन की जरूरत है, और यही जीव जो हैं हमारे पोषक तत्वों को भी उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, आवश्यक पोषक तत्व क्या है? आवश्यक पोषक तत्वों में है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। दोस्तों, अब हम जानते हैं नाइट्रोजन। इसकी मुख्य भूमिका पौधों के विकास एवं अच्छे उत्पादन हेतु मानी जाती है। जैविक खेती में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत मिट्टी में उपस्थित जैविक पदार्थ हैं, जिसमें कि पिछली फसल की जड़ें, तने के अवशेष, सूखी पत्तियां व सूक्ष्म जीव जंतुओं के अवशेष तथा मवेशियों के गोबर व मूत्र से निर्मित कंपोस्ट खाद प्रमुख रूप से। और 10 किलोग्राम कार्बन होने पर, यानी कि खेतों में अगर 10 किलोग्राम कार्बन होता है तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाता है। मिट्टी में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात जो है 10:1 होता है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का मूल स्रोत है 78.4% नाइट्रोजन विद्यमान है। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मिट्टी में संग्रहित करने की प्राकृतिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि दलहनी फसलों यानी कि उड़द, मूंग, लोबिया, तोर, राजमा, फ्रेंच बीन, सोयाबीन, सनी और ढैंचा इत्यादि की जड़ों में एक प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो नाइट्रोजन से भरपूर होती हैं। दोस्तों, हम वार्षिक फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश करें और दलहनी फसलों के उत्पादन से हम मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा 40 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ तक बढ़ा सकते हैं। अलग अलग प्रजातियों की नाइट्रोजन संग्रहण की क्षमता भी अलग अलग होती है। एक बीज पत्ती फसलें, धान, गेहूं, मक्का, मड़ुआ आदि में भी कुछ जीवाणु हवा में नाइट्रोजन खींचकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। यद्यपि इन जीवाणुओं द्वारा हवा में बहुत कम नाइट्रोजन का संग्रहण किया जाता है, जो कि लगभग 5 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ तक हो सकता है। दोस्तों, ब्राजील के एक वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीवाणु का पता लगाया है जो गन्ने तथा अंगूर में हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधे को उपलब्ध कराता है। इसे एसिटोबैक्टर और डाइजोट्रोफिक्स के नाम से जाना जाता है। ये जीवाणु 1 एकड़ में 45 से लेकर 60 किलोग्राम तक नाइट्रोजन हवा से संग्रहित कर पौधों को उपलब्ध कराता है। इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के विघटन तथा नाइट्रीफाइंग जीवाणुओं के प्रति एकड़ लगभग 80 से लेकर 150 किलोग्राम तक नाइट्रोजन उपलब्ध हो सकता है, जो कि किसी भी फसल के विकास और उसके उत्पादन हेतु पर्याप्त रूप से अधिक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मिट्टी के अंदर ही हम नाइट्रोजन फसलों के द्वारा और सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस का मूल स्रोत सैल व चट्टानें हैं, जिससे कि मिट्टी का निर्माण होता है। सामान्यतः मिट्टी की सतही 1 फीट परत में 40 से लेकर 1600 किलोग्राम फास्फेट प्रति एकड़ होता है, लेकिन ये फास्फेट अनुपलब्ध अवस्था में मुख्यतः कैल्शियम तथा आयरन फास्फेट के रूप में विद्यमान होता है। जीवाणुओं द्वारा जैविक पदार्थ के विघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप फास्फेट मिट्टी में मिल जाती है, जहां सूक्ष्म जीवाणु एवं अनुपलब्ध फास्फेट के रूपांतरण कर पौधों को ग्रहण करने योग्य फास्फेट में बदल देते हैं। इन जीवाणुओं को पीएसबी यानी कि फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र अथवा कृषि विकास केंद्रों के माध्यम से किसानों को पीएसबी का कल्चर दिया जाता है। ये कल्चर गोबर या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर खेतों में डाला जाता है। इससे क्या होता है, विद्यमान अघुलनशील यानी कि जो मिट्टी में पहले से फास्फेट है उसको अघुलनशील फास्फेट को उपलब्ध कराकर फास्फेट में रूपांतरित करके पौधों को उपलब्ध कराता है।
फास्फेट की उपलब्धता का एक अन्य प्रमुख साधन माइकोराज्मा है। एक प्रकार का फफूंद है जो बंद गोभी व फूल गोभी को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की जड़ों में विद्यमान होता है। माइकोराज्मा एक तरह से पौधे की जड़ों तथा मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों के बीच एक पुल का कार्य करता है, जो जड़ों के आसपास एक जाले का निर्माण करता है और साइफन युक्त जाले के तंतुओं से ही मिट्टी में स्थित फास्फेट, पोटास तथा अन्य सूक्ष्म तत्व पौधों को उपलब्ध होते हैं। इसलिए आज खेती में माइकोराज्मा कल्चर का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब दोस्तों जानते हैं पोटेशियम यानी कि पोटास के बारे में। पोटास में आयुरंध्रों के संचालन को नियंत्रित करने तथा फल या बीज की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु पोटेशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पोटेशियम का मूल स्रोत भी फास्फेट की तरह वे सेल हैं जिनके क्षरण से मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी के कणों में अजैविक रूप से विद्यमान होते हैं। सभी प्रकार के जैविक पदार्थों व जीव जंतुओं में पोटेशियम यानी कि 0.5% से लेकर 3% तक विद्यमान होता है। पीएसबी की तरह ही मिट्टी में पोटास घुलनशील जीवाणु होते हैं जो अजैविक और जैविक अनुपलब्धता पोटास के रूप में पौधों को उपलब्ध कराते हैं। माइकोराज्मा के माध्यम से पोटास की उपलब्धता होती है। वर्मी कंपोस्ट में 1.5% पोटास होता है जो पूर्णतः घुलनशील अवस्था में होता है और सूक्ष्म जीवों के मृत शरीर से लगभग 5 से 10 किलोग्राम पोटास पौधों को उपलब्ध होता है। राख पूर्णतः पोटास ही है। इसे गोबर से निर्मित खाद कंपोस्ट के साथ मिलाकर खेतों में डालना चाहिए। कुल मिलाकर जैविक खेती में पोटास का प्रबंधन स्वतः ही होता रहता है। दोस्तों अब हम जानते हैं गौण तत्व। गौण तत्व है सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इन तीनों गौण तत्वों की अल्प मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। ये सभी मूल रूप से मिट्टी और जैविक पदार्थों में अघुलनशील अवस्था में विद्यमान होते हैं, यानी कि मिट्टी में होते हैं पहले से, और सूक्ष्म जीवाणुओं तथा केंचुओं की गतिविधियों के फलस्वरूप सतत रूप से फसलों को उपलब्ध रहते हैं। अब हम सल्फर के बारे में जानते हैं। प्रोटीन व वसा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये जैविक अवशेषों तथा मिट्टी में मूलभूत रूप से विद्यमान होते हैं। मिट्टी में स्थित 70% सल्फर पानी में घुलनशील न होने के कारण पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए मिट्टी में स्थित थायोबैसिलस, माइक्रोबैक्टर, पेनिसिलिन आदि सूक्ष्म जीव कवक आदि की कोशिकाओं में स्थित सल्फ्यूरिक अम्ल जब इस अघुलनशील सल्फर पर पड़ता है तो ये घुलनशील सल्फेट में बदल जाता है, जिसे पौधा ग्रहण कर सकता है। लहसुन, गोभी, शलजम, सरसों आदि तिलहनी पौधों में अधिक मात्रा में सल्फर जमा होता है। इसलिए इन फसलों को फसल चक्र में सम्मिलित करने पर मिट्टी में सल्फर की उपलब्धता में वृद्धि होती है। 1 एकड़ में लगभग 8 से लेकर 11 किलोग्राम सल्फर की जरूरत होती है। अब दोस्तों बात रही कैल्शियम की, जो कि अपना गौण तत्व है। कैल्शियम जो है कोशिकाओं के विभाजन हेतु महत्वपूर्ण है। ये पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैल्शियम मिट्टी में चूना पत्थर के रूप में रहता है। जैविक अवशेषों में ये प्रचुर मात्रा में होता है। केंचुओं से प्राप्त वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कास्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है। सामान्यतः जैविक खेती में कैल्शियम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। 1 एकड़ फसल हेतु लगभग 40 किलोग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब बात रही मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये पत्तियों के हरेपन हेतु आवश्यक होता है और ये पौधों की जड़ों में अधिक मात्रा में जमा होता है। मिट्टी में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। 1 एकड़ फसल में 16 किलोग्राम मैग्नीशियम के भंडार से आसानी से पौधों को उपलब्ध होता रहता है। अब बात रही दोस्तों सूक्ष्म तत्वों की, जो भी फसलों के लिए हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत कम मात्रा में इनका प्रयोग होता है, लेकिन हैं बहुत आवश्यक, जैसे कि तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, बोरान, सोडियम, निकिल, क्लोरीन, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम आदि प्रमुख पोषक तत्व हैं। जैविक खेती में केंचुओं तथा सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता के कारण ये सभी तत्व प्रचुर मात्रा में पौधों को उपलब्ध होते रहते हैं। यानी कि जो 11 सूक्ष्म तत्वों में से 5 सूक्ष्म तत्व जैसे आपका लोहा, जस्ता, तांबा और मॉलिब्डेनम तथा बोरान की पौधे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोहा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लोरोफिल के निर्माण हेतु लोहा का होना आवश्यक है। 1 एकड़ फसल में लगभग 800 ग्राम लोहे की आवश्यकता होती है और पेड़ पौधे के अवशेष या मिट्टी में प्रचुर मात्रा में लोहा उपलब्ध होता है। इसको भी अलग से डालने की जरूरत नहीं लग रही है। और जस्ता की बात रही,
जस्ता जो है एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। जस्ते की कमी से पत्तियां छोटी रह जाती हैं और जिससे क्या होता है, उत्पादन में कमी आ जाती है। 1 एकड़ में लगभग 100 ग्राम जस्ते की जरूरत होती है। ये जैव अवशेषों और मूल रूप से मिट्टी में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। तांबे की क्या जरूरत होती है? मिट्टी में तथा जैव अवशेषों में प्रचुर मात्रा में ये होता है, लेकिन जिस मिट्टी में वायु का संचरण कम हो जाता है उसमें पौधा तांबा ग्रहण नहीं कर पाता है, इसलिए पौधे की फफूंद रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसी स्थिति में फसल बार बार फफूंद रोग से ग्रसित हो जाता है और 1 एकड़ फसल में लगभग 400 ग्राम तांबे की आवश्यकता पड़ती है। अब बात रही दोस्तों बोरान की। बोरान जो है कोशिकाओं के विभाजन हेतु महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से पेड़ों में फसल कम हो जाती है तथा पौधे का विकास रुक जाता है। फसल की जड़ों के विकास हेतु बोरान जरूरी है। मिट्टी तथा जैव अवशेषों में ये प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों, बाकी जो सूक्ष्म या गौण तत्व होते हैं, जैविक खेती में सूक्ष्म व गौण तत्वों का प्रबंधन सतत रूप से होता रहता है। इसके लिए बाहर से कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं, यानी कि खेतों में कम से कम 5% तक कार्बन होता है, तो उसमें क्या होता है, सूक्ष्मजीव पैदा हो जाते हैं। और सूक्ष्मजीव पैदा होते हैं तो जो भी तत्व जमीन में होते हैं जो फसल के लिए बहुत ज़रूरी हैं और सभी कुछ उसी में होता है। तो दोस्तों, ये तो रही मिट्टी के बारे में जानकारी और फसलों को किन तत्वों की ज़रूरत है, और ये सभी तत्व हमारी फसलों के हमारे मिट्टी में होते हैं। बस इन्हें हमें मिट्टी से एक्टिव करके अपने फसलों तक पहुंचाना होता है। तो दोस्तों, ये तो रही जानकारी। हाँ, वीडियो ज़रूर ज़्यादा रहा, लेकिन हमें लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी इससे जानकारी होगी और हमारी खेती के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें।